हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप पढ़ते हैं तो सभी चीज़ें यूनिक वे में और ट्रिक के साथ हम सारे एमसीक्यूज़, सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ पढ़ाया जाता है। तो आप मेरे लकी ट्रिक चैनल पे जाके आप क्या करेंगे, लकी ट्रिक चैनल पे जाके आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे और ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपकी हर एक वीडियो को आती रहे। दोस्तों वहाँ जाइए और इंटरेस्टिंग तरीके और काफ़ी ट्रिकी माध्यम से सार्क से लेके जितने भी संगठन हैं और जितने भी चैप्टर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे चैप्टर का एमसीक्यूज काफ़ी ट्रिक के माध्यम से बताया गया दोस्तों। तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से जाके एक से एक धांसू वीडियो देखिए और काफ़ी मज़ा आएगा। और एक बार में ही आपको वो चैप्टर पढ़ेंगे तो जीवन में कभी दोबारा वो चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो की कड़ी में दोस्तों हम लोग लक्ष्मीकांत जो लक्ष्मीकांत का सीरीज चल रहा है, लक्ष्मीकांत बुक जो है पॉलिटी का, वही हम लोग जो लक्ष्मीकांत में जितने भी दोस्तों चैप्टर दिए होते हैं वो सभी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वाले जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं उस पर टॉप 1 पे रखा जाता है। किसको? लक्ष्मीकांत को। तो उसी को मैंने क्या कर दिया, उस चैप्टर को पॉइंट वाइज फॉर्म में कर दिया। आप लोग देखेंगे कि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ लिखे होते हैं, आप कितने बार उसको रिवाइज करें, लेकिन इस नोट्स के थ्रू पॉइंट वाइज फॉर्म में मैंने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं, उसके निचोड़ होते हैं, कहने का मतलब वो सारे ये सारे मैंने छान कर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम लोग लक्ष्मीकांत का जो 4th नंबर चैप्टर है प्रस्तावना, हम लोग उसका जो है पूरी तरह उस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ला दिया है, ये पॉइंट वाइज फॉर्म में। तो आप लोग आज उसी को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट भी आप लोग एक देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का यूट्यूब पे मिलेगा आपको। तो प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट वाइज फॉर्म में बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया गया है। और आज के चैप्टर में हम लोग दोस्तों चैप्टर 4 प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और यही लक्ष्मीकांत को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में कैसे प्रस्तावना को एकदम छोटा कर दिया उस चैप्टर को। तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, शुरू से जैसे प्रस्तावना का जो चैप्टर लक्ष्मीकांत में स्टार्ट होता है तो शुरू से लेकर लास्ट होते होते तक कैसे उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में समेट दिया गया वही है। तो पहला है दोस्तों, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। कहाँ शामिल किया गया था? सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में। और प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो संविधान का अगर परिचय लेना हो कि आखिर इसमें क्या क्या है तो आपको प्रस्तावना से पता चलेगा। तो इसमें सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन एक तरह से संविधान का दिया हुआ है। एन.ए. पालकीवाला जो है वो राजनीतिक शास्त्र हैं। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है ये भी ध्यान रखेंगे। तो संविधान का परिचय पत्र कहा है। देखिए इसी से है परिचय या भूमिका। तो संविधान का परिचय पत्र कहा है क्योंकि संविधान को जानना है तो पहले इस परिचय पत्र यानी स्टार्टिंग भूमिका को जानना जरूरी है। तो इसीलिए इन्हें एन पालकीवाला ने क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। अब इसको याद करने के लिए पालकीवाला ने ही कहा है तो पौ से पालकीवाला, पौ से परिचय पत्र, तो ऐसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए प्रस्तावना, इसे जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का रूप या दूसरा नाम भी कहते हैं। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं? प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। अब आगे का पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों जितने भी आप लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, जब आप इस पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे तो समझिए कि जितने भी प्रस्तावना दिए हुए थे वो सारे के सारे आपने पॉइंट फॉर्म में पढ़ लिए और कोई भी एमसीक्यू जो आप दनादन बना सकते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन तो आप एक बार में टिक करेंगे इससे, क्योंकि यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसी तरह आपको बनाने पड़ते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, देखिए 42वें संविधान 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इम्पोर्टेंट है, 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान 1976 से पहले देखिए 3 शब्द तो जोड़े गए कब? 1976 में 42वें के द्वारा। लेकिन ये समाजवादी वर्ड जो था 42वें संविधान 1976 से पहले ये किसका भाग था? तो नीति निर्देशक का भाग था। तो आपको कई तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि समाजवादी जो है
वो पहले प्रस्तावना का पाठ नहीं बनने से पहले किसका पाठ था, तो नीति निर्देशक। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आप जितना बार रिपीटिशन करेंगे इस चैप्टर को मेरे चैनल पे, तो आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। देखिए हमारा जो भारतीय समाज है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, ये दोनों है। यहाँ पे हम लोग आलोचना भी करते हैं और गांधीवादी सिद्धांत को भी मतलब मानते हैं। लेकिन हमारा भारतीय संविधान जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन ज़्यादातर झुकाव किस ओर है, गांधीवाद की ओर है। प्रस्तावना के पूछा जाता है कि दोस्तों प्रस्तावना के आखिर तत्व क्या क्या है, तो प्रस्तावना के तत्व हैं संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, संविधान लागू होने की तिथि। ये 4 तत्व जो हैं वो क्या है, संविधान के तत्व हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए प्रस्तावना में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है, कभी कभी वो जानना इसीलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी आ जाता है तो हम लोग पता कर नहीं जान पाते कि आखिर ये क्या है। तो वही आज हम लोग जानेंगे प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट शब्द का जो जिक्र किया गया है आखिर उसका क्या मतलब है। बहुत ही मैंने इंटरेस्टिंग और शॉर्ट तरीके से इसको संक्षिप्त में बता दिया है। तो देखिए एक संप्रभुता वर्ड आता है दोस्तों, कि संप्रभुता वर्ड आखिर होता क्या है, तो इसका मतलब होता है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है। देखिए संप्रभुता, भारत जो है न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अब देखिएगा भारत जब गुलाम था तब वो किसी देश की बात को मानने के लिए मजबूर था और किसी के अधीन था, लेकिन अब 1947 के बाद जो है भारत क्या हो गया है, संप्रभु हो गया है। किस मायने में, तो भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन कहने का मतलब है किसी देश का उस पर शासन नहीं है, वो यानी कि वो स्वतंत्र है और यह अपने निर्णय लेने के लिए खुद क्या है, स्वतंत्र है। अब जितने भी देखिए अब भारत स्वतंत्र हो गया है तो अब किसी के निर्णय के ऊपर रहेगा नहीं, न रहेगा। तो भारत अब क्या करता है, ये अपने निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र है कि अब हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों समाजवादी, इसको भी समझिए, ये काफ़ी बहुत बड़ी अवधारणा है। जवाहरलाल नेहरू इसके सबसे बड़े मतलब क्या थे, प्रशंसक थे और विचार देने वाले थे समाजवादी पे। तो भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है, लोकतांत्रिक। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का, देखिए गौर से देखिएगा, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। अब देखिए भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन, दोनों को ये क्या कर सकता है, उन्मूलन कर सकता है। इसके पावर ये है समाजवादी कहने का। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित कहने का सेंस है कि जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। अभी देखते हैं कि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र यानी भारत सरकार के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। और निजी क्षेत्र कहते हैं जैसे मान लीजिए कि टाटा बिरला, अंबानी, अजीम प्रेमजी, जितने भी है ये सब क्या है, निजी क्षेत्र के हैं। मुकेश अंबानी हुए, टाटा हुए, रतन टाटा, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र के आदमी हुए। तो यहाँ पे क्या है, रतन टाटा ने क्या किया है, अपना छड़ सीमेंट रड जो भी होता है वो बेचते हैं। मुकेश अंबानी क्या करते हैं, वो भी अपना रिलायंस का पेट्रोल पंप से लेके जितना भी चीज़ है सारा खोले हुए हैं। भारत सरकार भी अपना पेट्रोल पंप खोले हुए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का मिला जुला रूप है हमारे भारतीय संविधान में, जो इसको काफ़ी सुंदर बनाता है। एक तरफ भारत जहाँ अपने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाता है और बड़े बड़े औद्योगिक ये सब लगाता है, तो एक तरफ मुकेश अंबानी और ये रतन टाटा ये सब जितने भी बड़े बड़े निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं वो भी अपना लगाते हैं। तो यही कह रहा है कि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद, देखिए मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है जिसमें गांधीवाद की ओर ज़्यादा झुकाव दिया गया है। क्योंकि मार्क्सवाद हम नहीं अपना सकते हैं कि मार्क्सवाद जो है, जब आप मार्क्सवाद की अवधारणा पढ़ेंगे, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम मार्क्सवादी अवधारणा पढ़ना ही है जिसमें कार्ल मार्क्स को आपको पढ़ना है। तो मार्क्सवाद के सबसे बड़े अवधारणा देने वाले कौन थे, तो इसके सबसे बड़े प्रवर्तक और एक तरह से मार्क्सवादी अवधारणा कार्ल मार्क्स
इनको याद किया जाता है। तो मार्क्सवादी अवधारणा काफ़ी विस्तृत है, इसको उतना विस्तृत नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि मार्क्सवादी अवधारणा जो है ये क्रिटिसिज्म ज़्यादा करता है, यानी आलोचना ज़्यादा करता है। ये पॉजिटिविटी की बात नहीं करता है, ये आलोचना ज़्यादा करता है। तो यही मार्क्सवाद होता है। और गांधीवाद आप लोग जानते हैं, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना ही क्या है, गांधीवादी सिद्धांत है। अब चलते हैं तीसरा जो है प्रस्तावना में जो शब्द लिया गया वो है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ डिटेल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा और कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। धर्मनिरपेक्ष, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का उल्लेख संविधान में क्या है, देखिए नहीं है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो संविधान में उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख संविधान में बारंबार किया गया है या संविधान में उल्लेख है, ऐसे करके देगा तो क्या है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये इसका उल्लेख संविधान में क्या है, नहीं है। अब चलते हैं लोकतांत्रिक। अब आप लोग जो वर्ड देखते होंगे लोकतांत्रिक, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। तो जनता के हाथ में है। ये लोकतांत्रिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार हैं, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, और लास्ट में डी जनमत संग्रह। तो पूछ दिया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार कौन कौन से हैं, ऐसे करके पूछता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार इनमें से एक कौन नहीं है, तो परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन दे देगा, और ये डी जनमत संग्रह के स्थान पर कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो वही इसका राइट आंसर है। यानी इस चारों में से कोई एक ऑप्शन हटा के आपसे पूछेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से 4 को ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो जान गए कि इसमें लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अब चलते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहता है। इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। जैसे लोग इसमें क्या करते हैं, जनता जो क्या करती है, अपना वोटिंग करती है, और वोटिंग करने के माध्यम से अपने नेता को चुनती है, और ये क्या करती है, सरकार चलाती है और कानूनों को बनाती है, जैसा कि आप लोग अभी देखते ही हैं वर्तमान में। अब है नेक्स्ट जो है कंटेंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना की विशेषता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना की क्या है, विशेषता है। जैसे ही न्याय आ जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये न्याय की अवधारणा कहाँ से लिया गया, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। 1917 की रूसी क्रांति आप लोगों को याद होगा किसके नेतृत्व में, तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए दोस्ती, यारी, समता, ये समानता, ये सब अच्छे कंट्री की ही देन होगी ना, तो ऐसे ही याद रखेंगे। समता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, ये सब दोस्ती वाला सेंस किस में जाएगा, ये जाएगा कुछ अच्छा ही देश में। तो फ्रांस को अच्छा देश माना जाता है, तो ये फ्रांस की अवधारणा है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये 1788-89 के दशक उस टाइम में ये हुआ था। अब देखते हैं 5th जो शब्द है गणतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जाता है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 2 वर्गों में, राजशाही और गणतंत्र। देखिए गणतंत्र को 2 भागों में, राजशाही और गणतंत्र। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 वर्गों में बांटा जाता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही में जैसे राजा या रानी उत्तराधिकारी के रूप में होते हैं, वहीं गणतंत्र में क्या होता है, राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। आप लोग समझ गए होंगे, राजशाही में राजा का बेटा होगा तो अगला उत्तराधिकारी उस सीट पे कौन सा काबिज होगा, राजा का बेटा ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है, लोग चुनते हैं कि कौन आएगा, भाजपा आएगी कि कांग्रेस आएगी कि आम आदमी पार्टी आएगी, कौन आएगी ये जनता तय करेगी। कब किसका कुर्सी गिरा देगी ये जनता जनार्दन जो होती है, कब किसका कुर्सी गिरा दे कोई ठीक नहीं है। इसीलिए जनता सबसे सर्वोच्च शक्ति होता है, और भारतीय संविधान में जनता को सबसे ऊपर रखा गया है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय मैंने अभी बताया था ऊपर में, न्याय जहाँ आ गया तो ये रूसी अवधारणा है, रूस की क्रांति से इसको लिया गया। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। देखिए स्वतंत्रता जैसे ही आ जाएगा तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। अब चलते हैं आगे।
समता शब्द क्या कह रहा है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुमति। अब देखिए यहाँ पे इस शब्द को समझना है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, विशेष अधिकार उसको नहीं मिलेगा। विशेषाधिकार क्यों? जैसे मान लीजिए वो कहता है कि मैं टाटा बिरला हूँ तो मुझे ज़्यादा सा विशेषाधिकार मिले, और कोई कहता है कि मैं जिले का डीएम हूँ तो मुझे ज़्यादा विशेषाधिकार मिलना चाहिए कंपैरिजन टू अन्य की तुलना में। किसी भी आधार पर वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में समाज में समता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, जहाँ सभी लोग समान हैं। अगर गलती करेंगे, मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री भी अगर कोई चीज़ में गलत पाया जाता है तो उसको भी जेल हो सकता है। मान लीजिए जैसे अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जो है आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, वो क्या हुए हैं, चारा घोटाले में उनको दोषी पाया गया था तो उनको क्या हो गया था, उनको जेल हो गया था। तो यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है पावरफुल कि मैं पावरफुल हूँ तो मैं जेल नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। अगर आप गिल्टी दोषी पाए जाते हैं तो आपको जेल होगी ही होगी। तो यही कहता है कि समता किसी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति यानी विशेष अधिकार को महत्व नहीं देता है। समता में सभी को समान अधिकार है। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, इसमें दो बातें होती है। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो ये अब आगे चलते हैं दोस्तों। पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये भी याद रखेंगे, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना आत्मा है, कुंजी है और क्या है, आभूषण है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव के का स्टेटमेंट याद रखेंगे। सर अर्नेस्ट बर्कर इसे कुंजी नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का भाग है कहा है। अब देखिए कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का भाग है कहा है, इसीलिए प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। ये भी ध्यान रखेंगे। कोई कहता है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो नहीं, ये है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह गैर न्यायिक है और इसके व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गैर न्यायिक कहने का सेंस है इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसमें जो कुछ दिया गया है वो गलत दिया गया, इसे हटाया जाए या वापस लिया जाए, ऐसा नहीं है। इसको चुनौती न्यायालय में आप नहीं दे सकते। इसमें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही इसमें कुछ किया जा सकता है, और उसमें भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इनके मूल विशेषताओं में यानी मूल संरचना में इसके परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अभी मैं इसी चीज़ को बता रहा था कि 368 के तहत हम क्या करेंगे, मूल विशेषताओं यानी मूल संरचना को हम लोग संशोधित नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना हमारे सपनों का विचार है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, वो भी कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, एकता और अखंडता, ये सब क्या थे, शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एक अखंडता, एकता जो भी था वो जोड़ा गया था। और प्रस्तावना जो है दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है। कहता है कि प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वो सामान्य बहुमत से होता है, नहीं विशेष बहुमत से होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो ये भी आप लोग स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो दोस्तों ये तो आपने पॉइंट वाइज फॉर्म में लक्ष्मीकांत के प्रस्तावना को पूरा कर लिया। अब जानते हैं कि ये हमारा कब कारगर होगा, जब हम लोग 2-4 MCQs बनाएंगे। तो आप लोग हम लोग 2-4 MCQs करके देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इस पे MCQs कर लेते हैं तो हम लोग चैप्टर पे पूरी तरह कमांड कर लेंगे, क्योंकि यही तरीका होता है जब आप मतलब क्या करते हैं इसको, जब हम लोग कोई चीज़ बेसिक पढ़ लेते हैं तो उस पर अगर हम लोग मान लीजिए कोई तुरंत MCQs कर लेते हैं तो चैप्टर हमारे दिमाग में सदा के लिए छप जाता है। और गौर करेंगे दोस्तों, ये BPSC 1995 में और इसी तरह आगे भी एग्जाम में ये जारी रहता है और ये पूछता रहता है। तो कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन जो कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। तो प्रस्तावना के संबंध में कौन क्रम सही है, तो ये जो क्रम सही है दोस्तों ये सही है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनतावादी गणतंत्र। ये क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है।
तो यह 1976 में जोड़ा गया था। इसको देखना है कि कौन सही है दोस्तों। एकदम सही है 42वें संविधान संशोधन, एकदम हम लोग ऊपर पढ़े हैं। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मैंने यहाँ 42वें लिख ही दिया, तो ये 44वें क्या है, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, एकदम सही है, यानी 1 और 3 सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, यह मूल प्रस्तावना में था। क्या कह रहा है, ये मूल प्रस्तावना में था, ये नहीं न था दोस्तों, ये क्या था, नहीं न था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मूल भारतीय संविधान के अनुसार, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो मूल संविधान में कह रहा है दोस्तों, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कह रहा है। धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं होगा, समाजवादी क्यों नहीं होगा, जरा कारण आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, बताइए। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि मूल भारतीय संविधान मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका राइट आंसर ए होगा। अब कहेंगे कि इसमें बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य क्यों नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग अभी जस्ट बेसिक में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है मूल भारतीय संविधान में, तो मूल भारतीय संविधान यानी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में नहीं ना था ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ये सब वर्ड जो था वो कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान 1976 में। इसीलिए इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि मूल भारतीय संविधान कह रहा है मूल यानी स्टार्टिंग में ये दोनों नहीं था। ये सब कब जोड़ा गया था, 3 वर्ड 1976 में। तो आप लोग जान गए होंगे कि मूल संविधान की यहाँ बात कर रहा था, तो इसीलिए क्योंकि ये 3 वर्ड जो है 42वें संविधान 1976 दिया जोड़ा गया था। जहाँ जहाँ भी धर्मनिरपेक्ष ये सब मिले, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो आंख बंद करके ये क्या कहेंगे, क्योंकि ये 42वें में 1976 में हुआ था, इसीलिए ये मूल में तो होगा नहीं, इसीलिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, 25 देखते हैं। अब दोस्तों 23 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं रहा है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उस पर किसका प्रभाव नहीं झलकता है। तो हम देखते हैं किसका किसका प्रभाव पहले झलकता है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं। तो फ्रांस की क्रांति का तो झलकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना, ये सब जो कहाँ से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और फ्रांस की क्रांति आप लोगों को पता होगा 1788-89 के दशक में ये हुआ था। और अब देखते हैं बोल्शेविक क्रांति, ये लिया गया भारतीय प्रस्तावना में, एकदम लिया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सब जितने भी हैं 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, न्याय वर्ड, वो कहाँ से लिया गया है, बोल्शेविक क्रांति मतलब रूसी क्रांति। और रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, किसके नेतृत्व में, तो आप वो भी याद रखेंगे, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें अमेरिका की क्रांति, तो अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव है प्रस्तावना पर, लेकिन देखिए डी नंबर जो कह रहा है चीन की क्रांति का प्रभाव, तो चीन की क्रांति का प्रभाव है प्रस्तावना पर नहीं ना है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीन की क्रांति का प्रभाव जो है प्रस्तावना पर नहीं है, बाद बाकी इस तीनों का है। रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। कोई चीज़ रटने से हो सकता है आप भूल जाए। तो कैसे है, पहले यूपीएससी में क्या करता है, एलिमिनेशन चलता है, वहाँ पे एलिमिनेट अगर आप लोग कर लेंगे, तो एलिमिनेशन अगर आप लोग कर लेते हैं, तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले कौन कौन सा है एलिमिनेट कर लिया उसको। अब देखते हैं आगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खाली स्थान है। तो देखते हैं कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। गौर करने वाली बात है यहाँ पे, मूल भारतीय संविधान यानी शुरुआत के संविधान के बारे में कह रहा है। तो इसमें से भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से हो गया, इससे ऊपर भी मैंने ये लिया था और डिटेल में भी बताया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए मूल संविधान की बात कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये मूल संविधान की बात आखिर कैसे कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन से नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है 1, 2, 3
ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित नहीं थे। और ये गणराज्य वर्ड जो था वो सिर्फ सम्मिलित था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है नहीं थे, तो 1, 2, 3 यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं था। क्यों नहीं था, इसका रीज़न आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा और आप लोग खुद कर सकते हैं कि ये 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्यों नहीं था, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों वर्ड को कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 1976 में जब जोड़ा गया था तो 1949 में कैसे हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं था, छांटना था, इसीलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब सही इसमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ये इंग्लिश में नाम दे दिया गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है वही उद्देश्य। हाउज योर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछते इंग्लिश में कि आपका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है। तो पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो एकदम सही है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। प्रस्तावना क्या है, न्याय योग्य नहीं है, यानी संविधान में न्यायालय में इसको हम क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो ये न्याय योग्य नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी, दूसरा नंबर भी होगा। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना का संशोधन नहीं किया जा सकता है। हम लोग ऊपर में क्या पढ़े हैं, किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, तभी तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 वर्ड जोड़ा गया था, संशोधन हुआ तभी तो जोड़ा गया था, तो इसीलिए ये क्या कह रहा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये गलत है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये एकदम सही है। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा। देखते हैं 1, 2, 4 कहाँ पे है, तो ये बी में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, कई बार हम लोग पढ़ चुके, अब तो आंख बंद करके मारेंगे आप लोग, टिक। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये किस में घोषणा किया गया है, तो ये है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में। अब चलते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है, कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, समझा दीजिए आप। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन ये नहीं करता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष, यानी किसी धर्म विशेष को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता। आप फलाना धर्म से है तो आपको ज़्यादा ये तवज्जो दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, या कोई निश्चित धर्म का समर्थन ये नहीं करता है प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष जो है वही वर्ड कह रहा है कि किसी निश्चित धर्म का ये समर्थन नहीं करता है, यानी धर्म से निरपेक्ष। अब है गणतंत्र क्या होता है, कह रहा है गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र आखिर क्या होता है, तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, गणतंत्र वही है। वंशानुगत कह रहा है कि अध्यक्ष वंशानुगत न हो, जैसे नहीं कहता है कि राजा का बेटा होगा तो उस पद पे राजा का बेटा ही आएगा, फिर उसके बेटा का बेटा होगा तो उसका बेटा आएगा, तो ऐसे करके उस पद को क्या कहते हैं, वंशानुगत पद कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने प्रमुख को चुनते हैं, अपने राज्य सरकार को या केंद्र सरकार जो भी होता है, लोग यहाँ पे चुनते हैं। तो गणतंत्र यही कह रहा है कि राज्य जहाँ पर वंशानुगत रूप से न हो, इसको गणतंत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेसिक के था, MCQs भी आप लोगों को मिला और काफ़ी समझ में आया होगा, और शायद ही दोबारा इस चैप्टर को अगर हो सकता है आप लोगों को पढ़ना पड़े, क्योंकि अब MCQs के साथ सारे कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही लक्ष्मीकांत की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर में। तो वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आप लोगों को मिलती रहे, और लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।